क्राइम स्टोरीज, दिस इज मीरब ज़ीशान। व्यूअर्स, अमीर बल्लाज के केस पर जहां बहुत शोर हो रहा था, बहुत गुफ्तगू हो रही थी इस बारे में, काफ़ी लोग बस ऐसे ही बात करते चले जा रहे थे बगैर किसी प्रूफ के, बगैर किसी सच्चाई के, और बेशतर ऐसे लोग थे जो सच्चाई जानने के बावजूद खामोश थे। इस हवाले से क्या डेवलपमेंट है, क्या मजीद अपडेट है, बात करते हैं समा टीवी के सीनियर क्राइम रिपोर्टर उमर याकूब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे उमर, आपसे जानना चाहूँगी, बड़े लोग मैं देख रही थी, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो ना डेली टिकटॉक्स बना रहे हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, बता रहे हैं ये हुआ वो हुआ। सच्चाई जो है ना वो बहुत कम लोगों को पता थी। आप सच्चाई से काफ़ी हद तक वाकिफ़ हैं, तो प्लीज़ बताइए व्यूअर्स को कि क्या डेवलपमेंट आई है केस में। देखिए, चूंकि मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ, पुलिस के साथ इन टच हूँ, इस केस की जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उस पर वक्तन फोक्तन उनसे फीडबैक लेते रहते हैं। बिल्कुल। तो जो एग्जैक्ट चीज़ें सामने आ रही हैं वही मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जब ये वाकया रिपोर्ट हुआ तो उसके बाद डेफिनेटली 2 नाम थे जिन पर शक हुआ, जिन पर इल्ज़ाम लगाया गया, तीफी बट और गोगी बट। दोनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस मुतहरिक हुई। मीनवाइल जो शूटर था वो वहाँ तक कैसे पहुँचा, इस पर भी काम हुआ। इसके अलावा तीसरा एंगल था कि बलाज की जो सराउंडिंग में उसकी सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी लैप्स हुआ कैसे। ये मतलब मुमकिन नहीं था ना कि 18 उसके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और उसके बावजूद एक शूटर आता है, गोलियां मारता है और वहाँ से मतलब इतना करीब आ जाता है। फिर उसकी मूवमेंट कि वो वहाँ पर गया कब, और उसने वो बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी हुई, यूजली वो पहनता था तो उस दिन नहीं पहनी हुई थी, ये किसने बताया। तो ये सारी बातें पुलिस के लिए काफ़ी सरप्राइजिंग थी और इस पर इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी थी। जहां पुलिस तीफी बट, गोगी बट की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही थी, वहीं पुलिस फिर सीडीआर्स पर काम कर रही थी। जियो फेंसिंग हुई। जियो फेंसिंग में पुलिस को एक 20 सेकंड की एक कॉल मिली। वो एक कॉल थी जिसमें जिसकी लोकेशन तीफी बट के घर से मतलब वो कॉल राब्ता कनेक्ट हुआ और उस पर फिर पुलिस ने काम किया और वो मोबाइल इस्तेमाल हुआ था मुजफ्फर का, जो कि शूटर था। सही। उसके मोबाइल से जो लास्ट कॉल हुई थी वो एक अली पठान नाम के बंदे से बात हुई थी। अली पठान, उसका असल नाम है अली असगर। वो अली असगर को उसने बताया था, अली असगर ने उसको बताया था कि मैं घर पहुंच गया हूँ। तो ये 20 सेकंड की बात, इस पर पुलिस ने फिर कड़ियाँ मिलाना शुरू की। अब अली असगर को पुलिस ने शुमाली इलाका जात से उसकी लोकेशन निकली, वहाँ पर पुलिस ने रेड की, वहाँ की पुलिस को एंगेज किया, उसको हिरासत में लिया। अली असगर को जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो उसने बताया कि बलाज का कोई दोस्त है, करीबी दोस्त, जो कुछ मतलब वक्तन फोक्तन तीफी बट से मिलता रहा है। तो उसने इन्फॉर्मेशन दी थी कि ये सारे मामलात मतलब बलाज कहाँ जा रहा है, किससे मिलता है। उसको तस्वीर दिखाई गई उसके दोस्तों की, तो उनमें से जो मोस्टली पिक्स में या वीडियोस में बलाज के साथ था वो ये एहसन शाह को उस अली पठान ने पहचान लिया। और उसके बाद फिर पुलिस ने एहसन शाह को भी हिरासत में ले लिया। चूंकि एहसन शाह के लंबे लंबे बाल थे और उसका वो गेटअप जरा डिफरेंट था, तो उसको पहचानना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। तो अली पठान ने उसको फौरन पहचान लिया कि ये वो बंदा है जो इन्फॉर्मर है। उससे जब पकड़ा गया तो अभी तक पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक एहसन शाह 8 दफ़ा तीफी बट से मिल चुका है। पहली मुलाकात 15 जनवरी को ही थी। 15 जनवरी से लेकर अभी तक उसके मर्डर तक 8 मुलाकातें हो चुकी हैं। और उन मुलाकातों में पहली मुलाकात हुई थी नसीराबाद में, जो टीफी बट का घर है, कलमा चौक के करीब इसने अपनी गाड़ी पार की थी और ये मुलाकात करवाने वाला था मलिक सुहेल। मलिक सुहेल तीफी बट का पुराना दोस्त है और वो एक ऐसा करैक्टर है जो कि तीफी बट का फैसिलिटेटर है। और उसने किसी से मिलना हो, कोई काम करवाने हो या कोई ऐसी चीज, वो इस तरह का मीठा बंदा है कि किसी के पास भी चला जाए तो बातचीत करके उसको मनाने की कोशिश करता है। तो यही काम उसने यहाँ पर किया। यानी वो पीआर वो कहते हैं ना, जैसे एक आपने रखा होता है अपना असिस्टेंट, एक ऐसा बंदा जो अच्छी गुफ्तगू कर लेता है, मीठा है, लोग उससे बात कर लेते हैं, तो वो और वो कॉन्फिडेंट मतलब कॉन्फिडेंट भी है, तो वो ऐसा करैक्टर है मलिक सुहेल। मलिक सुहेल ने एहसन शाह को बुलाया और एहसन शाह को कहा कि तीफी बट साहब तुमसे मिलना चाहते हैं, तो चलो उनसे मुलाकात करें। इसने रिफ्यूज़ किया, लेकिन उसने फ़ौरन कॉल मिला के तीफी बट की इससे बात करवा दी। अब तीफी बट ने उसको कहा कि तुम किसी घर चक्कर लगाओ तो मुलाकात करते हैं, उसमें क्या टेंशन है, मैं अब हमारी तो उस तरह से दुश्मनी नहीं है, तो मुलाकातें तो रहनी चाहिए ना। तुम्हें मैंने देखा है कि तुम बहुत से ऐसे मामलात वहाँ पर सॉल्व करवा रहे होते हो जो कि बलाज नहीं करवा पाता। क्योंकि एहसन शाह का किरदार ये था कि एहसन शाह बलाज के सर पे, उसके डेरे पे, उसका जो जगह है उसका नाम इस्तेमाल करते हुए, उसका फैमिली बैकग्राउंड इस्तेमाल करते हुए तो खुद फायदा ले रहा था। खुद फायदा वहाँ पर ये लेता था कि लोगों की पंचायतें करवाता था।
यानी खुद पार्टीज अपनी लेके तरफ से आता वो था। कहते हैं एक हाँ, बदमाश बना हुआ चौधरी है, बनता था। हाँ, इनडायरेक्टली कहे तो, हाँ, इनडायरेक्टली कहे तो वो चौधरी बनने की कोशिश चौधरी करता बनने है। की कोशिश। किसी का कब्जे का मामला है, किसी का लेन देन का मामला है, तो उन पार्टीज को उसने बुलाना है बलाज के डेरे पे, हाँ, और फ्रंटमैन बन के तो और उनसे बात वहां पर करनी। उनकी सुलह करवानी और बीच में से कुछ कमीशन लेना। बलाज को जब ये बात पता चली तो बलाज ने उसको एक आध दफा मना किया, दूसरी दफा डांटा, और तीसरी दफा तो उसको वार्निंग दे दी कि दोबारा मेरे डेरे पे कोई पार्टी नहीं बुलानी। ये बात, ये वो चिंगारी थी जिसका फायदा तीफी भट्ट ने उठाया। तीफी भट्ट ने उसको कहा कि अगर वो नहीं कर रहा तो उसको साइड पे हटा दे। यहाँ से मतलब बात शुरू हुई। उसने उसको 2 मुलाकातें हो चुकी थी। तीसरी मुलाकात में एहसन शाह को उसने कहा कि उसको साइड पे कर दे, तू उससे बड़ा आदमी है। बिल्कुल, मैं समझ रही हूँ। एहसन शाह कोई एहसन शाह मामूली आदमी नहीं है जो पंचायतें करता है, लोगों के मामला सॉल्व करवाता है, तो ये तो बड़ा आदमी है। उसने वो चाल चली जो कि वो खुद सोचना चाह रहा था, वो करना चाह रहा था एहसन शाह, लेकिन उसको हौसला नहीं मिल रहा। उसको समझ आई कि इतना एक ओपोनेंट पार्टी और इतना बड़ा नाम, बड़ा नेटवर्क, तो वो अगर कह रहा है तो कुछ तो बात होगी, कुछ तो बात। फिर उसने ये कहा कि तुझे तो मैं कोई सियासी ओहदा भी लेके देता हूँ, एक बड़ी सियासी जमात की तरफ से एक सियासी ओहदा भी लेके देता हूँ लाहौर का, ताकि तू सिर्फ डेरे मतलब किसी के डेरे की तो ये जरूरत ना हो, लोग तेरे पर चल के आए कि जी मेरा ये मामला है एहसन शाह साहब, आप सॉल्व करवाएं। उसने फिर इसको आगे पैक बना के लेके चला है। तीसरी मुलाकात पे तीफी भट्ट ने उसको कहा कि उसको साइड पे कर दो। यहाँ से बात चलना शुरू हुई। वो फिर उसको मुखबर बनता गया। चौथी मुलाकात पे उसने उसको मजीद को इन्फॉर्मेशन दी। 5वीं मुलाकात पे तीफी भट्ट ने 50 लाख रुपया टेबल पे रख दिया और उसको कहा कि ये हमारी तरफ से फिलहाल रख लो, 4.5 करोड़ रुपया तुम्हारी अमानत है हमारे पास, हमने कुछ नहीं करना हम नहीं, बस चीजें जो क्लियर करो और अपना रास्ता बनाओ। एहसन शाह को ये लालच थी कि वो अपना नाम बनाना चाह रहा था, बैकग्राउंड कोई है नहीं, और वो समझता था कि ये नेटवर्क जो बलाज वाला है, चूंकि उसके मोस्टली लोग एहसन शाह की बात मानते थे, वो कैसे मैनेज कर रहा है, वो कहाँ पे ऑपरेट कर रहा है, मोस्टली बातें एहसन शाह को पता थी। बलाज की मासूमियत के या फिर वो दोस्ती का एक भरम, वो हर चीज वो ट्रस्ट कर रहा था ना कि दोस्त है, हर वक्त साथ होता है, कहाँ जाना है, कहाँ किससे मिलना है, मोस्टली चीजें एहसन शाह को पता होती थी। अब जब इसने शादी पे जाना था तो बलाज ने उस दिन अपने छोटे भाई को, जो कि केस का मुद्दई है, उसको कहा कि मेरा दिल नहीं करा शादी पे जाने को, तो तुम चले जाओ, हो आओ। एहसन शाह ने फोन करके इसको कहा है कि तुमने जाना है, हमारा पुराना ताल्लुक है, वो नाराज हो जाएंगे और बड़ा बुरा इमेज जाता है उनके साथ, दोस्ती तुम्हारी है और हम उनकी तरफ कई दफा आ जा चुके हैं, अब उनकी शादी आई है तो ऐसे मौके पे ना जाना मुनासिब नहीं है। इसका मतलब है कि वो पहले से प्लानिंग हो चुकी थी और वो सारा वहाँ पे शूटर ने आना था और फिर ये सारी कार्रवाई होनी थी। अब पुलिस ने और जो बातें वहाँ से इन्वेस्टिगेट की, एहसन शाह 50 लाख ले चुका है बकौल पुलिस के और 4.5 करोड़ रुपया उसने लेना था। एहसन शाह ने सऊदीया से बैठ के, चूंकि उन दिनों जब ये इसने शादी पे जाना था उससे कुछ दिन पहले ये उम्रा करने सऊदीया चला गया, मतलब ऐसा प्लान कि किसी को शक भी ना हो कि ये इन्फॉर्मर है या ये कोई ऐसी बात कर रहा है। चूंकि वो दिन में 1-2 दफा लाजमी बात है कि एहसन शाह की और बलाज की आपस में कन्वर्सेशन होती थी और डेली के मामला वो डिस्कस करते थे, डिस्कशन थी, क्योंकि उनकी करीबी दोस्ती थी, एज फेलो भी थे और भाइयों जैसा था ना। फिर बिल्कुल ऐसे ही है, दोस्ती में तो आप मतलब कुछ भी कर जाते हैं ना, आपको अपनी जान कीमती नहीं लगती, दोस्त की कीमती लगती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बलाज ने भी यही किया, उसने उसको मोस्टली बातें बताई होती थी। अब एहसन शाह के बाद मलिक सुहेल के बाद एक तीफी भट्ट का ब्रदर इन लॉ है, साला है, वो बिलावल वाज द मेन पर्सन जिसने सारे गैंग को वहाँ पर ऑपरेट किया, शूटर का। अच्छा, ये वो लेके गया था वहाँ पे शादी हॉल यानी में, मास्टरमाइंड ये था, मतलब उसको सारा ऑपरेट वहाँ पे कर रहा था, किसने क्या करना है, ये मुजफ्फर कहाँ जाएगा आगे, गोली कौन चलाएगा, अगर इससे मिस हो जाती तो कौन चलाएगा, फिर वहाँ से निकलने के बाद जब वापस कौन गए, वो सारा वो बिलावल इस वक्त तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया और अभी तक उसका पता चला कि वो दुबई में है और उसकी गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस कोशिश कर रही है कि उसको भी गिरफ्तार किया जा सके, क्योंकि हमारा दुबई के साथ उस तरह से एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है। और दुबई से किसी को मेरे ख्याल से आप मुश्किल है कि आप किसी को दुबई से किसी को अटैक करें या वो हमारा एक स्टाइल है ना हमारे फोर्सेस का, हमारे पुलिस का, कि वो तरले मिनते करते हैं, कहते हैं आपने भी तो अपने जेल के अंदर बंदा पकड़ के भरना ही है ना, तो जेल जरूर भरनी है, अब हमें दे दें। तो वो फिर कोऑपरेट करते हैं, वो कहते हैं ठीक है हमने अगर पकड़ लिया है ये इनका क्रिमिनल है तो
वो हैंड ओवर कर देते हैं, वरना ना दुबई के साथ ना इंग्लैंड के साथ हमारा कोई तरह वायदा का नहीं बिल्कुल है। नहीं है, तो वो जो तीफी बट है अभी तक की इतलात के मुताबिक यूके में है, दुबई से वहाँ मूव हो चुका है। पुलिस, लाहौर पुलिस इंटरपोल से रब्ता करिए कि तीफी बट की गिरफ्तारी के लिए दुबई जाना है, लेकिन वो तो आगे जा चुका है। तो अभी वो एक स्टेप आगे सोच रहा है। तो अभी तो बहुत सी चीज़ें जो डिस्क्लोज़ होनी है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस केस के अंदर पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक जो सबसे खौफनाक बात है कि एक ऐसा रिश्ता जो इंसान अपने हाथ से बनाता है, मतलब खुद बनाता है, आपके बहन भाई ये तो नेचुरल है ना, आगे दोस्त आप अपनी पसंद से बनाते हैं, तो ऐसा रिश्ता आपको धोखा दे गया है, जिसका दुख मतलब देखने वाले को, सुनने वाले को, और जिसने मतलब देखा है, सबको तकलीफ हो रही है कि वाकई कोई ऐसा कर सकता है। क्योंकि जितना हमने सुना कि बलाज ट्रस्ट इस पे करता था एहसन शाह पे, शायद वो अपने भाइयों से भी वो बातें शेयर नहीं करता था। हालांकि उनका भाइयों का आपस में बहुत प्यार है, बड़ा मतलब आपस में वो सलूक है, लेकिन इसके बावजूद वो भाइयों से बढ़ के एहसन शाह को जगह देता था। और वो प्यार इस हद तक है कि उनको पता थी उनको ये बात कि बलाज की जो मोहब्बत है वो एहसन शाह से बहुत ज़्यादा है, और वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करते थे कि हमसे बढ़ के शायद वो उनके लिए है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि कुछ ऐसी जगह होती थी जहाँ पर शायद बलाज को नहीं जाना चाहिए था, लेकिन वो जाता था और एहसन शाह के मजबूर करने पे या उसके कहने पे जाता था, मतलब अपनी ज़िंदगी का रिस्क लेके जाता था। मतलब एहसन शाह के कुछ जानने वाले दोस्त हैं, उनकी शादियों पे चले जाना, तो बलाज को उसने इनवाइट करने के आना है, तो बलाज ने चले जाना कि चलो ये कह रहा है। वरना जो उनकी दुश्मनी चली आ रही है, जो उनकी प्रीवियस हिस्ट्री है, उसके वालिद, उसके दादा, उसके परदादा कत्ल हो चुके हैं, इस पर हमले हो चुके हैं, इसकी मतलब मामला इसी तरह के चल रहे हैं, तो वो बड़ा सिक्योर होकर खेलना चाहिए था उसको। लेकिन चूँकि वो एक यंग ब्लड था और चीज़ें उसने उस तरह से नहीं ऑर्गेनाइज की थी जिस तरह से इसके वालिद या दादा ने की थी, क्योंकि वो तो गैंगस्टर्स की लाइफ पे ट्रस्ट ही नहीं रखता था। और वो कहता था कि मुझे विरासत में मिली है और उसको लेके चलना इसकी मजबूरी है, वरना ये मारा जाएगा। और हुआ भी ये कि जहाँ पर इसने थोड़ा सा गैप दिया है, अपनी ज़िंदगी खो बैठा है। नाजरीन, काफ़ी अरसे से ये बात काफ़ी दिनों से डिस्कस हो रही है। अमीर बलाज का केस जो है उसके ऊपर लोग इजहार कर रहे हैं। उमर साहब ने अपनी तमाम डिटेल्स हमारे साथ A to Z सारी स्टोरी स्टेप बाय स्टेप जो है वो हमारे साथ शेयर की है, जो कि जाननी बहुत ज़रूरी थी। और इसमें एक मोरल छोटा सा मैं ये देना चाहूँगी कि किसी भी रिश्ते में कोई तीसरा शख्स अगर आपकी बिला वजह की खुशामद कर रहा है तो उससे भी बचें, क्योंकि उसका कोई ना कोई मकसद ही होता है और वो आपको तोड़ना ही चाहता है एट द एंड। उमर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने जिस तरह से स्टोरी बताई है। यकीनन ये इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन्स थी, काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो आधी कहीं से सुनी है, आधी कहीं सुनी है, कंप्लीट स्टोरी नहीं पता थी। तो नाज़रीन, अब यकीनन आपको केस काफ़ी हद तक समझ आ चुका होगा। अब देखना ये है कि मज़ीद इसमें आगे क्या डेवलपमेंट होती है। पुलिस अपनी पूरी कोशिशें कर रही है और हम दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि जिन्होंने नाइंसाफ़ी की है वो हिरासत में आए, उनको सज़ा मिले। मुझे इजाज़त दीजिए नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।